चलिए भाई साहब शुरू करते हैं आगे। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दिया था, प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा था, है ना। थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन उसके बारे में करते हैं, फिर थोड़ी थ्योरी और पढ़ते हैं और फिर प्रॉब्लम्स करना आज क्या कर देते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं, ध्यान देंगे। तो भाई एक्सक्यूज मी, तो भाई अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी प्रोबेबिलिटी की, तो हमने बोले थे कि प्रोबेबिलिटी कहाँ पे निकाल सकते हैं आप, किस चीज़ों की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। तो हमने बोला था जो भी चीज़ें अनसर्टन है, ठीक है ना, वही की उसी की क्या निकल सकती है, प्रोबेबिलिटी निकल सकती है। दैट मीन्स यू डोंट नो क्या होने वाला है, ठीक है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो दैट थिंग इज कॉल्ड एज अनसर्टन थिंग। इफ यू नो कि भाई ये होने ही वाला है, 100% है, श्योर है, तो अगर 100% श्योर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेंगी, वो तो सर्टन इवेंट कहलाए जाएंगे। ये दूसरी चीज होती है, कोई चीज ऐसी होती है जो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। 3 इडियट वाला डायलॉग याद आ रहा, पेस्ट निकाल दिया, नथिंग इज इम्पॉसिबल बोलते ना, पेस्ट निकाल दिया, बोले डालो वापस, इम्पॉसिबल है, बिना खून के आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता। कंटू उछालोगे, डाई उछालोगे तो 7 गिरेगा, पॉसिबल ही नहीं है, 6 ही रहते उसके अंदर। तो सम इवेंट्स आर इम्पॉसिबल इवेंट, दे आर नॉट अनसर्टन, दे आर इम्पॉसिबल, ठीक है। तो सर्टन हो या इम्पॉसिबल इवेंट्स हो, ऐसी चीजों की आप प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, दी थिंग्स आर अनसर्टन होनी चाहिए। हमने फिर दूसरी बात कर रहे थे कि अगर कोई चीज सर्टन है और फिर भी आपको उसकी प्रोबेबिलिटी जानना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 100% यानी कि 1 रहेंगी, ठीक है ना। उसकी प्रोबेबिलिटी 100% यानी कि क्या रहेंगी, 1 रहेंगी। अगर कोई चीज अनसर्टन है, सॉरी इम्पॉसिबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 रहेंगी। बिल्कुल हो सकता है। प्रोबेबिलिटी को हम चांस, पॉसिबिलिटी, लाइकलीहुड, प्रोस्पेक्ट, ऑड, ये सारी चीजों के नाम से हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को बुला सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रोबेबिलिटी के क्या है, नाम है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो 0 से ज्यादा और 1 से कम रहती है। अगर वो 1 है प्रोबेबिलिटी तो दैट मीन्स वो सर्टन इवेंट है, अगर 0 है तो दैट मीन्स हम बोल देंगे वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। क्लियर। देयर आर सम बेसिक टर्म्स, अगर हम बात करें तो पहली इसमें बेसिक टर्म आती है एक्सपेरिमेंट। An operation that results into 2 or more outcome is called an experiment. What do you mean by experiment? अब बच्चों को एक्सपेरिमेंट का मतलब नहीं समझता। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है भाई तुम जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, जैसे मैंने बोला कि भाई ये बंदा अच्छा खाना बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो वो जो खाना बना रहा है दैट थिंग इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट। दैट मीन्स वो जो चीज कर रहा है उसके 2 या 2 से ज्यादा आउटकम निकल सकते हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा मतलब हो सकता है वो खाना अच्छा बनाए, हो सकता है वो खाना खराब बनाए, हो सकता है वो ठीक ठीक बनाए, हो सकता है बहुत अच्छा बनाए। तो दैट मीन्स 2 या 2 से ज्यादा उसकी क्या निकल रहे हैं, आउटकम। तो वो चीज जिस चीज की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो वो चीज वो करना, दैट करने को इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट। हम नहीं बोलते मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, अब ये होता है नहीं होता है, देखते हैं क्या होता है, होता है नहीं होता है, मतलब थिंग अनसर्टन है। जो मैं काम कर रहा हूं दैट इज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो सक्सेस होता है, फेलियर होता है, वो अनसर्टन है। तो वो सक्सेस हो या फेलियर हो रहा है, उसी की हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो दैट ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं जिसके रिजल्ट्स या तो अनसर्टन है, जिसके रिजल्ट अनसर्टन है, ठीक है ना, उस चीज को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। उस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है, सॉरी उस थिंग को कहा जाता है एक्सपेरिमेंट। तो दैट ऑपरेशंस which has 2 or more outcomes is called as experiment. Thus it is an operation whose outcomes or results is yet to be determined. Yet to be determined मतलब निकालना बाकी है। An experiment may be deterministic in which outcomes may be completely predicted or random. कई बार ऐसा होता है कि आप आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट प्रिडिक्ट कर रहे हो, बट आउटपुट प्रिडिक्ट कर रहे हो। He is not saying कि 100% श्योर है, आउटपुट प्रिडिक्ट कर रहे हो, ज्यादा श्योर हो सकता है 90% प्रोबेबिलिटी हो सकता है आपको लग रहा है कि मेरा होने के सक्सेस चांसेस 90% है, तो एक्सपेरिमेंट का आउटकम आप 90% प्रिडिक्ट कर रहे हो। प्रिडिक्ट मतलब क्या, प्रिडिक्ट मतलब भाई आप अनुमान लगा रहे हो, थिंग अनसर्टन है। अगर आप बोल रहे नहीं एक्चुअल है तो फिर प्रिडिक्शन का है। आई गेटिंग माय पॉइंट। कई बार रैंडम भी हो सकते हैं एक्सपेरिमेंट, हम रैंडमली भी करते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, इट इज एन एक्सपेरिमेंट विच हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर कोई एक्सपेरिमेंट में है तो दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज रैंडम। द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन एनी वन ऑफ द आउटकम्स, all possible outcomes are known in advance. The experiment can be repeated under same condition. None of the outcome can be predicted with certainty. कोई भी आउटकम को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते सर्टनिटी से, ठीक है ना। जो एक्सपेरिमेंट निकलेगा उसको कोई ना कोई एक पर्टिकुलर क्या होगा, आउटकम होगा। जैसे एक हमने फेयर डायल क्या करे, उछाले, जैसे हमने एक फेयर डायल क्या करे, उछाले, ठीक है ना। अब मेरे को मालूम है दैट इज अ रैंडम थिंग, मैंने एक फेयर डायल उछाला, अब मेरे को मालूम है या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, एक ही चीज होगी। कोई हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए। आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं 4 आएगा, प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। तो दैट इज थिंग इज कॉल्ड एज, दैट कंटू उछालना इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सैंपल स्पेस। देखो हमेशा से एक चीज याद रख लो, सैंपल स्पेस का मतलब होता है, अब आपको मैं प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन को किस तरीके से हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे क्या हो सकते हैं, आउटकम्स हो सकते हैं। आउटकम्स मतलब रिजल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। एक रिजल्ट हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, दैट में भी बहुत सारे रिजल्ट्स। तो दैट बहुत सारे रिजल्ट्स जो आप बोल रहे हो, दैट बहुत सारे रिजल्ट्स जो आप क्या कर रहे हो, बोल रहे हो, ठीक है ना, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज आउटकम रिजल्ट्स। रिजल्ट नंबर 1 ये आ सकता है, या ये भी 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 आ सकता है। मतलब अगर मैं कंटू उछाल रहा हूँ, डाई उछाल रहा हूँ, ठीक है ना, वो डाई होता है ना अपना क्यूबिक डाई, उसको उछाल रहा हूं मैं, तो उछाल के 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी। तो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज देयर आर मेनी आउटकम्स, जो उसमें से कुछ भी आ सकता है। तो ऑल आउटकम्स जो भी उसके ऑल रिजल्ट्स हो सकते हैं, ऑल पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ऑल रिजल्ट्स, ऑल पॉसिबिलिटीज जो उसकी हो सकती है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। यानी एनी एक्सपेरिमेंट जो आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वो एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हो सकता है, मैंने ये नहीं बोला क्या हो रहा है, मैंने बोला क्या क्या हो सकता है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। दैट आउटकम के रिजल्ट, दिस आउटकम्स के ऑल रिजल्ट्स इज कॉल्ड एज, दैट आउटकम के ऑल रिजल्ट्स is called as sample space. is called as what, sample space, ठीक है ना। तो अगर आपको सर क्या होता है ना, बच्चे लोगों को कुछ कुछ को सैंपल स्पेस कोई भी चीज में निकालने में बड़ी प्रॉब्लम जाती है। तो देखो तुम लोग ना कुछ सैंपल स्पेस का मतलब नहीं समझते, इसलिए तुमको सैंपल स्पेस निकालने में प्रॉब्लम जाती है। सबसे पहले ना तुम ये समझो कि एक्सपेरिमेंट क्या है, उसके अंदर तुम क्या कर रहे हो। तुमको जो प्रोबेबिलिटी निकालने को बोल रहे हो, प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालने को बोल रहे हैं, ठीक है ना। तुमको बोल रहे हैं मैंने एक कॉइन उछाला, तो मैंने अगर एक कॉइन उछाला, तो ये मेरा कॉइन उछालना, दैट ऑपरेशन इज नथिंग बट माई एक्सपेरिमेंट। अब जो जी एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म कर रहा हूं, तुम खुद इमेजिन करो कि उस एक्सपेरिमेंट्स के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब क्या क्या आउटकम, क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, क्या क्या आउटकम्स या क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो वो सारे रिजल्ट्स वो सारे रिजल्ट्स को हम क्या बोल सकते हैं, सैंपल स्पेस बोल सकते हैं। तो जो भी एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ते समय ये पहचानना है कि एक्सपेरिमेंट क्या है। अब एक्सपेरिमेंट पता चलने के बाद हमको ये पता लगाना है कि इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। वो क्या क्या हो सकता है, उसकी टोटल इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। कॉइन उछाला, 2 चीजें हो सकती है, क्या क्या, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो सैंपल स्पेस कितना हो गया, 2। कॉइन डाइस उछाला, क्या क्या हो सकता है, 6 चीजें हो सकती है, क्या क्या 6 चीजें हो सकती है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। तो सैंपल स्पेस कितना हो गया, 6। तो दैट नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना, दैट नंबर ऑफ आउटकम्स और रिजल्ट्स, ऑल रिजल्ट्स इज नथिंग बट कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। वो क्या क्या आ सकता है उसकी नंबर गिन लो, आपका क्या आ गया। आपने 2 कॉइन एक साथ उछाले, ठीक है ना, मैंने 2 कॉइन एक साथ उछाले, तो 2 कॉइन उछाले तो क्या क्या हो सकता है, हो सकता है दोनों हेड से हो सकता है एक हेड हो एक टेल हो, मतलब पहला वाला हेड हो दूसरा वाला टेल हो। ये भी हो सकता है कि पहला वाला हेड टेल हो दूसरा वाला हेड हो। ये भी हो सकता है कि दोनों टेल हो। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। तो बेसिकली हमारा सैंपल स्पेस ये किस में क्या हो गया, 4। बेसिकली हमारा सैंपल स्पेस ये किस में क्या हो गया, 4। आई होप इट इज क्लियर, समझा नहीं समझा। तो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज सैंपल्स, दिस सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे लिखा भी है 2 coins are tossed, if a coin is tossed, एक कॉइन until head appears,
आप करते जा रहे हो, एक दो कॉइन टॉस करे जा रहे हो, तो क्या क्या हो सकता है वगैरह वगैरह। क्लियर। नेक्स्ट आता है इवेंट। एनी पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज इवेंट। मतलब क्या? परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इज अ ट्रायल एंड आउटकम्स आर इवेंट्स। देखो आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। मैं कॉइन उछाल रहा हूं तो कॉइन उछालना इज एन एक्सपेरिमेंट बिकॉज ये ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है ना। उसका जो आउटकम आएगा, जो पॉसिबल आउटकम आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इवेंट। हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली आउटकम जो है, बेसिकली क्या है, आउटकम जो है, ठीक है ना, वो जो निकल के आउटकम्स आ रहे हैं, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज इवेंट्स। इफ ई इज एन इवेंट एंड एस इज अ सैंपल स्पेस, देन ई इज अ सबसेट ऑफ एस। ई जो है वो सबसेट है किसका? एस का। आपने सेट्स वगैरह तो पढ़ी रखे होंगे मेरे हिसाब से, वो तो आपको आता ही होगा, ठीक है ना। तो ई क्या है? सबसेट से सैंपल स्पेस का। तो ई मतलब पॉसिबल इवेंट। ई मतलब पॉसिबल इवेंट, क्या 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 हो रहा है। एक्सपेरिमेंट का मतलब, बच्चे एक्सपेरिमेंट और इवेंट में कंफ्यूजन होते हैं। एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्मिंग दैट ऑपरेशन, इवेंट इज जो हो रहा है, जो आ सकता है उसके बाद। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस मतलब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है। टाइप्स ऑफ इवेंट, या तो इवेंट सर्टन है, हमको मालूम है क्या आने वाला है। अरे इवेंट सर्टन है, हमको मालूम है पॉसिबल आउटकम क्या आने वाला है, डन, 100% पास होने वाला है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने की मतलब ही नहीं, सर्टन इवेंट हो गया। रैंडम इवेंट, एन इवेंट विच मे और मे नॉट ऑकर इन अ ट्रायल रैंडम। फॉर एग्जांपल, आपने एक थ्रो करे अनबाइस्ड डाई, ऑकरेंस ऑफ 6 इज ए रैंडम इवेंट। अब आपने कोई भी डाई थ्रो करे, उसमें से 6 आ गया, तो 6 रैंडमली आ गया। हम नहीं बोलते ये रैंडमली आ गया, तो नहीं मैंने नहीं करा जानबूझ के, मैं तो सिर्फ एक परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, तो रैंडमली कैसे निकला है ये। दैट रैंडम इज नथिंग बट रैंडम इवेंट, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। इक्वली लाइकली, हमको मालूम है भाई जो दोनों आउटकम्स आ रहे हैं 50-50 हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो ये आएगा, 50-50 है। कलेक्टिवली, इसको हम इक्वली लाइकली बोल सकते हैं, म्यूचुअली सिमेट्रिक बोल सकते हैं। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, इवेंट्स आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इफ सच इवेंट्स आर collectively cover the entire sample space, since they are nothing but all sample points in sample space. If an experiment is performed, at least one of them is bound to happen. इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा, that is called as collective exhaustive event. मतलब अगर मैं कंटू उछाल रहा हूँ तो ये तो श्योर है कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो दैट इज कॉल्ड एज कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट। मतलब इनमें से, ये सैंपल्स में से एक तो कुछ चीज होने वाली है, दैट सैंपल स्पेस में से एक तो चीज होने वाली है। फेवरेबल, जिसके आप मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि मैंने अगर कार्ड मेरे फेवर में आएगा, किसी और के फेवर में आएगा, तो ये सारी इतने नीचे की इतनी डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत है। हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आते जाएंगे। डिपेंडेंट इवेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है वगैरह वगैरह। सो आई होप यहाँ तक की थ्योरी आप लोगों के लिए थोड़ी क्लियर होंगी। तो हम बेसिकली अब जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन करेंगे, ये हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बेसिकली 2 तरीके से करेंगे। पहला तरीका एकदम गावरानी मेथड। गावरानी मेथड मतलब सिंपली बाय अप्लाइंग योर ब्रेन, सिंपली बाय अप्लाइंग योर ब्रेन हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका फिर मैं बताऊंगा आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का, खासकर जो कॉम्बिनेशन का तरीका होता है, ठीक है ना, वो लगा के, वहाँ पे ब्रेन नहीं लगाना पड़ता, वहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमारी आनी चाहिए। तो वो भी हम तरीका देखेंगे और पहले पहले थोड़ी दिमाग की एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन पता नहीं क्या टाइप का आ जाए। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते समय क्या ध्यान रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या ध्यान रखना है, ये चीज़ देखो। मैं आंसर सबके प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है ना, इसकी पूरी आंसर शीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, आपको भेज दूंगा। क्योंकि पूरे क्वेश्चन अगर मैं ही करवाऊंगा ना तो फिर प्रोबेबिलिटी में मज़ा नहीं आएगा। देखो अगर अपने मतलब नॉर्मल फेस टू फेस क्लास होती तो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, खड़े रहता है बैठा, कर भाई कर 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 कर, है ना। ये ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ प्रीफर करता हूँ कि भाई तुम करते चलो, तुम करो सॉल्व। मैं तुम्हारे साथ कुछ क्वेश्चंस करते चलूंगा, तुम्हारे को तरीके बताऊंगा। हार्ड वाले क्वेश्चन मेरे को मालूम है कि कहाँ डाउट आ सकते हैं, वो वाले, ठीक है, तो वो मैं तुमको बताते चलूंगा। तो तुम क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। कहीं तुमको ऐसा लगता है तो मेरे को बता देना, तो मैं देख लूंगा कि भाई कौन से क्वेश्चन में तुम लोगों को डाउट है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है। तो बट यहाँ पे ना खुद से जितना आप लोग दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश करोगे, स्टार्टिंग में लगेगा हार्ड है, इजी है, कुछ लोगों को जमेंगे, कुछ को नहीं जमेंगे, होगा, ये सब नॉर्मल है। मतलब मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को मालूम है ये होते ही चाहिए। कुछ लोगों को एकदम इतने जमते भाई वो सीधा 10 से क्वेश्चन तक पहुंच जाते, करते 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 1 घंटे 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर। कुछ लोग बेचारे दूसरे तीसरे पे अटके रहते, अरे सर ये नहीं समझा, अरे सर वो नहीं समझा, ठीक है। तो हम लोग एक नॉर्मल बंदे के हिसाब से चलेंगे, जिसको फास्ट जाना है वो जा सकता है, उसको आता है, बहुत अच्छी चीज़ है। जिसको धीरे धीरे मेरे साथ चलना है वो मेरे साथ चले, ठीक है ना। बट क्वेश्चन किस तरीके से पढ़ा जाएगा, किस तरीके से सॉल्व करा जाएगा, हम पहले धीरे धीरे चलते हैं। एंड अनबायस्ड क्यूबिक डाई इज थ्रोन। अनबायस्ड, बायस नहीं है भाई, बायस का मतलब क्या हो गया, मालूम है क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, अनबायस है।
अनबायस्ड क्यूबिक डाई इज थ्रोन, तो ये आपको क्या बता रहा है, आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा है। क्या बता रहा है ये, एक्सपेरिमेंट, कि हम क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। देखो ये सबसे बहुत जरूरी है ज़्यादा चीज़ कि आप पहले ये समझ लो कि एक्सपेरिमेंट क्या होने वाला है। बिकॉज अगर आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया तो आप फिर उसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, ऑल आउटकम्स, क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, वो आप क्या कर पाओगे, पहचान पाओगे। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट ही नहीं पहचान पा रहे हो, ठीक है ना, तो आप उसके पॉसिबल आउटकम्स नहीं पहचान पाओगे। एंड पॉसिबल आउटकम्स अगर आप उसके लिए नहीं पहचान पाओगे तो आप सैंपल स्पेस नहीं पहचान पाओगे। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज नथिंग बट सैंपल स्पेस। तो वो कैसे पता चलेंगे आपको, आप एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हो। तो हमने एक अनबायस्ड क्यूबिक डाई थ्रो की, ये स्टेटमेंट पढ़ते बराबर एक्सपेरिमेंट पता चल गया। आगे रुक जाओ, अभी आगे क्या लिखा बात की बात है, वो व्हाट के आगे क्या लिखा रहेगा या फाइंड आउट के आगे क्या लिखा रहेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। क्योंकि वो आपको बताएगा कि क्या होना चाहिए, क्या आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी पता, वो अलग बात होगी। बट उसके पहले आप ये तो समझ लो कि एक्सपेरिमेंट क्या है। तो ऑलवेज क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड करो, एक पार्ट आपको सैंपल स्पेस बताएगा, एक पार्ट आपके जो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है उसके बारे में बताएगा, ठीक है ना, वो इवेंट के बारे में बताएगा जो पॉसिबल इवेंट है आपका। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी निकालना इज अ पॉसिबल इवेंट, वो एक अलग बात होगी। उसके पहले एन अनबायस्ड क्यूबिक डाई थ्रोन। सर ये ऑपरेशन हो गया, जब मैंने एक क्यूबिक डाई थ्रो किया सर, तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं क्यूबिक डाई थ्रो कर रहा हूं तो उसकी क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। व्हेन आई एम थ्रोइंग अ सिंगल क्यूबिक डाई देन आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, आप बताओ। सर आपने अगर एक डाई थ्रो किया, ठीक है ना, डाई थ्रो करने के बाद आउटकम हो सकते हैं या तो 1 आ सकता है सर, या तो 2 आ सकता है सर, या तो 3 आ सकता है सर, या तो 4 आ सकता है सर, या तो 5 आ सकता है सर। यानी यहां पे कोई भेदभाव नहीं करना सैंपल स्पेस निकालते समय। सैंपल स्पेस निकालते समय आपने ये चीज दिमाग में लाना ही नहीं है आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, वो गलत हो जाएगा। फिर आप सैंपल स्पेस निकालते समय एकदम न्यूट्रल रहोगे, मेरे को किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है वो दिमाग लगा के मतलब ही नहीं है। बस मेरे को ये देखना है कि एक्सपेरिमेंट क्या है, उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। जो लोग अगर इतने टैलेंटेड होंगे, जिनको बहुत अच्छे से आता होगा, वो लोग ये सोच रहे होंगे अरे सर कितनी धीरे पढ़ा रहे हो। तो भाई ऐसे ही होगा स्टार्टिंग में, नहीं तो भाई तुम सोचोगे कि प्रोबेबिलिटी में एकदम हाई लेवल का आपको समझ के पढ़ाऊँ तो प्रोबेबिलिटी का भी जिंदगी में समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो सैंपल स्पेस कितनी होगी 6, सैंपल स्पेस कितनी हो गई 6। क्लियर? ओके। तो मेरे लिए हमेशा एक प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, या अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, सपोज मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है कोई एक इवेंट की, तो मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अगर मेरे को कोई इवेंट, मेरा ए है प्रोबेबिलिटी, मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ए अपॉन सैंपल स्पेस। अब ये क्या है, या अगर सिंपली मैं लिख दूं प्रोबेबिलिटी मेरे को निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले मैं नीचे लिखूंगा सैंपल स्पेस। मेरी सैंपल स्पेस कितनी है बताओ सर, 1 2 3 4 5 6। सैंपल स्पेस मतलब कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। अब सर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब क्या है, जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो इवेंट, वो पॉसिबल आउटकम जो आप चाह रहे होगी उसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालो। तो दैट पॉसिबल इवेंट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप चाह रहे हो निकालने के लिए, तो वो कैसे पता चलेगा, तो अभी आपने सैंपल स्पेस निकाल लिया आधे क्वेश्चन से। अब आधे क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है, ये समझना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या आने की प्रोबेबिलिटी 6। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, सर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, सर बट ऑब्वियसली बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज, कितनी बार 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है सर, 1 2 3 4 5 6, एक बार 6 आ सकता है सर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज 1। वापस से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 6 की आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है एक ही बार दिख रहा है ना, 2 बार दिख रहा है क्या कंटिन्यू 6, एक ही बार है, तो कितनी बार आ सकता है, एक बार। मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज 1/6। तो 1/6 इज नथिंग बट 1/6 इज नथिंग बट व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। 6 आने के चांसेस क्या है 1/6। तो आ गया आपका आंसर, यस आ गया। दूसरा ले लो, ये अब यहाँ पे 1 2 3 4 मल्टीपल क्वेश्चन है, तो मल्टीपल क्वेश्चन में क्या एक्सपेरिमेंट चेंज हो जाएगा क्या,
मल्टीपल क्वेश्चन, इसका मतलब क्या एक्सपेरिमेंट चेंज हो गया? क्या एक्सपेरिमेंट तो वही है, पर हम फिर से पढ़ते हैं। एन अनबायस्ड क्यूबिक डाइस थ्रोन, एक अनबायस्ड क्यूबिक डाइस थ्रोन, आप सबको अलग अलग क्वेश्चन मानते हो तो अलग अलग मानो। ये ए वाला हो गया, ये बी वाला। तो क्यूबिक डाई थ्रोन हुआ अनबायस्ड, तो क्या क्या आ सकता है सर? सर या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है वो चेक करो। तो ये तो क्लियर हो गया कि मेरा सैंपल स्पेस कितना है, पहले तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? एन ऑड नंबर। भाई ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, मतलब ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो सर सबसे पहले तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालते समय ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप नीचे क्या लिखोगे? सैंपल स्पेस, फिर आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब आपको जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो पॉसिबिलिटी, हमारी क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है? गेटिंग एन ऑड नंबर। तो गेटिंग एन ऑड नंबर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो ऊपर लिखोगे आप। तो सैंपल स्पेस कितना है सर? सैंपल स्पेस है 6। तो सर सैंपल स्पेस 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब आपको क्या पूछ रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। बोले अगर ये आप कंटिन्यू उछाल रहे हो, है ना, ये डाइस आप उछाल रहे हो, तो ये डाइस उछालने के बाद जो आंसर आएगा, जो पॉसिबल इवेंट आएगा, आंसर आएगा, आउटकम आएगा, वो एक ऑड नंबर हो सकता है। तो वो ऑड नंबर होने के क्या चांसेस है? अब सर ऑड नंबर बोले तो 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर है। तो अब इसमें से ऑड नंबर आने के क्या चांसेस है? सर ऑड नंबर आने के चांसेस क्या है? सर या तो 1 आएगा तो ऑड नंबर आ जाएगा, 1 की जगह या तो सर 3 आएगा तो ऑड नंबर आ जाएगा, सर 5 आएगा तो ऑड नंबर आ जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? 3 ऐसे चांसेस हो सकते हैं जहां पे ऑड नंबर आ सकता है। या तो अगर 1 आ गया तो ऑड नंबर आ जाएगा, 2 आ गया, सॉरी 3 आ गया तो ऑड नंबर आएगा, 5 आ गया तो ऑड नंबर आएगा। तो 3/6 इसको हम सिंप्लीफाई करके 1/2 बोल देते हैं। सो गेटिंग एंड ऑड नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। इसको अगर आपको और आसान भाषा में लिखना है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 50% है। मतलब अगर आपने अगर कंटू उछाले तो उसमें ऑड नंबर आएगा, उसके चांसेस 50% है, ये 1/2 है। समझा नहीं समझा? मैंने क्या करा? सिंपल, सैंपल स्पेस कितना है? 6, ऑड आने के चांसेस क्या है? 3/6, 1/2, 50%। क्लियर? अरे समझा नहीं समझा? An unbiased cubic die is thrown. What is the probability of getting a multiple of 3? सर फिर से क्वेश्चन है, मल्टीपल ऑफ 3। पहले मैं आपका हाथ पकड़ पकड़े चलूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, सैंपल स्पेस कितना रहेगा? सर 6 ही रहेगा ना, वो तो बाद में दोबारा निकालूंगे उसको, समझ गया? सर एक कंटू उछाले तो सैंपल स्पेस 6 रहता, हमको मालूम है, टेंशन मतलब। ये हो गया 6। अब वो इन मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा, इसकी क्या चांसेस है? तो ये कब हो सकता है सर मल्टीपल ऑफ 3 रहे? सर मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का टेबल। सर या तो 3 आएगा या तो 6 आएगा। सर अगर 3 आएगा तो मल्टीपल ऑफ 3 हो सकता है, सर अगर 6 आएगा तो मल्टीपल ऑफ 3 हो सकता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, या तो 3 आएगा तो मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा, या तो 6 आएगा तो रहेगा। कि 2 मल्टीपल ऑफ 3 है क्या? 4 है क्या? 5 है क्या? 1 है क्या? नहीं। तो कितने चांसेस है आने के? 2 बार आने के चांसेस है। तो कितने लिख दूंगा मैं? 2 क्यों लिखा? क्योंकि या तो 3 आएगा या तो 6 आएगा। तो कितने चांसेस आने के? 2 चांसेस आने के। कितने में से? 6 में। तो सैंपल स्पेस कितना हो गया? 6। तो 2/6, इसको सिंप्लीफाई करना 1/3 कर लो। इसको और अच्छे से लिखना तो लिख लो, 33.33%। क्लियर? इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर? नेक्स्ट हो सकता है
सर एन अनबायस्ड क्यूबिक डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन और ऑड नंबर? सर ये क्या बात होगी? वो बोल रहा है तुमने अगर डाई उछाले तो या तो इवन आ जाए बोले या तो ऑड आ जाए। अच्छा सर, या तो इवन या तो ऑड। सर ये या तो क्या है सर? सर नहीं समझा। अरे बाबा ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन और odd number, an even or an odd number. So basically मेरे हिसाब से या तो इवन आएगा या तो और, मतलब क्या हो गया, या तो इवन या तो ऑड। उसने ऐसा तो नहीं बोला दोनों आने चाहिए। अबे एक ही डाइस उछाल रहे, दोनों कैसे आ सकते हैं? डाइस एक ही है ना, तो या तो इवन आएगा या तो ऑड आएगा। तो सर या तो इवन आएगा, ये क्या हो गया? मतलब इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 4 6। सर जब 2 4 6 आएगा तो इवन हो सकता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं थोड़ा इसको डिटेल में ले रहा हूँ, ऐसे इजीली भी कर सकते हैं, लेकिन इवन। सर इवन आने के लिए क्या हो गया सर? 3/6। सर ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? अगेन 3/6। सर इवन आने की भी प्रोबेबिलिटी, ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 3/6। और यहां पे क्योंकि वर्ड लिखा है और, एंड ये और वर्ड इंप्लाई करता है प्लस को। मतलब जब भी आपको अगर ऐसा लिखा है इवन और ऑड, दैट मीन्स वो बोल रहा है या तो इवन आएगा या तो और आएगा, सॉरी या तो इवन आएगा या तो ऑड आएगा। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं बोल रहा इवन और ऑड दोनों एक साथ आ सकते, और बोल दिया ना उसने, या तो इवन या तो ऑड। ठीक है, तो और वर्ड अगर कभी भी लिखा रहा तो उसको हमेशा हम किससे डिनोट करते हैं? प्लस से। तो इवन आने की और ऑड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इवन आने की और ऑड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना? तो 3/6 प्लस 3/6 क्या आ जाएगा? 6/6। सो बेसिकली 1 आ गया। अबे या तो इवन आएगा या तो ऑड ही आएगा ना, उसके अलावा क्या आएगा? समझ में आई बात? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा चलना पड़ेगा इसी तरीके से। अब तुम लोग सॉल्व करने के काबिल हो चुके हो, ठीक है ना? अब मैं धीरे धीरे सॉल्व करते चलूंगा, तुम लोग आगे आगे बढ़ते जाना, ठीक है ना? अब हर क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक सिमिलर वाला तुम करोगे, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है देखो, 2 डाइज आर थ्रोन। मैं आज तुमको आंसर शीट इसमें प्रोवाइड कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, आज दे दूंगा तुमको आंसर शीट, ठीक है ना? तुम उसमें से वेरिफिकेशन कर सकते हो तुम्हारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है, ताकि तुम लोग भी फिर सॉल्व करते करते चेक करते सको, नहीं तो बार बार दिक्कत होगी। आंसर देख देख के मत करना, चेक करना, इसलिए दे रहा हूँ। 2 डाइज आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 6? क्या बोल रहे हैं? एक नहीं 2 डाइज थ्रो कर रहे हैं हम एक साथ, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 6? तो उसके पहले तो वो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो 2 डाइज थ्रो कर रहे हैं। तो सर 2 डाइज थ्रो कर रहे हैं, तो सर 2 डाइज थ्रो कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया सर? अगर 2 डाइज थ्रो कर रहे हैं तो 2 डाइज थ्रो करने का मतलब हो गया एक नहीं 2 डाइज थ्रो कर रहे हो, ठीक है ना? तो 2 डाइज आर थ्रोन, बेसिकली ये हमारा क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है ना? इट इज व्हाट? आर एक्सपेरिमेंट। अब ऑल आउटकम्स इज इक्वल्स टू सैंपल स्पेस। तो भाई मेरे को बताओ, तुमने 2 डाइज एक साथ उछाले तो सैंपल स्पेस क्या हो सकती है? अब ऐसे तो बनाना पड़ेगा पूरा, या तो मैं सब लिख देता, या तो 1 1 आएगा, या तो 1 2 आएगा, या तो 1 3 आएगा, या तो 1 4 आएगा, या तो 1 5 आएगा, या तो 1 6 आएगा, ठीक है ना? ये हो गया। दूसरा ऐसा हो सकता है, या तो 2 1 आएगा, या तो 2 3 आएगा, या तो 3 3 आएगा, सॉरी नहीं माय मिस्टेक, या तो 2 2 आएगा, या तो 2 3 आएगा, या तो 2 4 आएगा, या तो 2 5 आएगा, या तो 2 6 आएगा।
ये हो गया, ये हो सकता है, एक और ये भी हो सकता है, या तो 3 1 आएगा, या तो 3 2 आएगा, या तो 3 3 आएगा, या तो 3 4 आएगा, या तो 3 5 आएगा, या तो 3 6 आएगा। एक में करके दिखा रहा हूँ, हर में नहीं करके दिखाऊंगा, डायरेक्टली भी निकाल सकते हो वैसे तो। दोनों के आउटकम्स को मल्टीप्लाई कर लो, तो नंबर ऑफ आउटकम्स दोनों के जो जो हो सकते हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आ जाता था। 6 स्क्वायर निकालोगे तो आपको निकल के आता था वैसे तो। या तो 4 1 आएगा, या तो 4 2 आएगा, या तो 4 3 आएगा, या तो 4 4 आएगा, या तो 4 5 आएगा, या तो 4 6 आएगा। ऐसे ही 5 वाले का भी आप निकाल लोगे, और ऐसे ही 6 वाले का भी आप निकाल लोगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ कितने हो गए? 6 6 6 6 6 6, कितने हो गए? 36। तो सैंपल स्पेस कितना हो गया? 36 हो गया। कितना हो गया? 36। सैंपल स्पेस हो गया 36। सो इफ 2 डाइज आर थ्रोन, so if 2 dice are thrown, what is the probability of getting, sorry, if 2 dice are thrown, what is the probability of getting a sum of पूछा है। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में। अ सम ऑफ, अब सम ऑफ का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ का मतलब हो गया टोटल। तो या तो 6, बोले यार सम ऑफ 6 आ जाए, या तो सम ऑफ 7 आ जाए। सम ऑफ बोला है, उसने ये नहीं बोला कि 6 आ जाए। ही इज नॉट सेइंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6, ही इज नॉट सेइंग दैट, ही इज सेइंग दैट अ सम ऑफ 6। अ सम ऑफ 6 मतलब यानी अगर आप 2 कंटी उछाल रहे हो, 2 डाइस उछाल रहे हो, तो जो भी आपके 2 नंबर आ रहे हैं वो दोनों का टोटल 6 हो सकता है। मतलब अगर सपोज 1 5 आया तो 6 हो सकता है, 5 1 आया तो 6 हो सकता है, ठीक है ना। 5 1 आया तो 6 हो सकता है, 1 5 आया तो 6 हो सकता है, 4 2 आया तो 6 हो सकता है, 2 4 आया तो 6 हो सकता है। तो ही इज आस्किंग फॉर अ सम ऑफ, सो इफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 6, ठीक है। तो ये नहीं पूछ रहा है कि 6 आएंगे, सम टोटल ऑफ 6। तो टोटल ऑफ 6 कब कब आ सकता है ये प्रोबेबिलिटी में इस केस में? सर बाकी इसमें तो यहाँ तो 7 हो जाएगा। ये ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके बाद ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना। जब क्या आ जाए आपका 6 आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 कितना? 5/36। इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो रहने देंगे। तो 5/36 इधर आंसर आ गया तुम्हारा। आंसर किसका? ए का। क्लियर? सेम अप्लाइज टू नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो आप खुद करेंगे। ये वाला ये होमवर्क करेंगे क्या? अरे बाबा ये करेंगे ना 10 तो 7। सम ऑफ 10, सम ऑफ 10 मतलब क्या? सैंपल स्पेस तो 36 ही रहेगा। सम ऑफ 10 मतलब 10 आने के चांसेस क्या है? सर 10 आने के चांसेस तो तभी हो सकते हैं जब 4 6 आए, है ना। 4 6 आए तब हो सकते हैं, या 5 5 आए तो हो सकते हैं, या तो और कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो आ सकते हैं 6 1 6 2 6 3 6 4 आ जाए, तो 3 चांसेस हो सकते हैं टोटल, ठीक है। तो वो 3/36 हो जाएगा, 1/12 बेसिकली सिंप्लीफाई करके। तो वो दोनों आप करोगे। डी वाला मैं करता हूँ, कुछ नया पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। 6, अरे 6 जैसे निकाला वैसे 10 और 7 वाला निकालोगे ना। डी वाला मैं कर देता हूँ।
प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था, नाइदर 8 और 10, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सम नाइदर 8 और 10। सर आपने सम क्यों लिखा, वहाँ सम तो नहीं लिखा है, क्यों? क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखो मेरा क्या लिखा है, मराठी में लिखा है क्या? मराठी में लिखा है तो आती नहीं क्या? ये देखो क्या लिखा है, आनी चाहिए। गेटिंग अ सम ऑफ नाइदर 8 और 10, मतलब भाई जो आप आ रहा है वो ना 8 का उसका टोटल ना 8 आए ना 10 आए, ठीक है ना। तो वो ये पूछ रहा है कि भाई नाइदर 8 और नॉट 10, मतलब अगर आपका 2 कंटू उछले तो 2 उछले तो 4 4 आ गया तो 8 आ गया, तो ये नहीं आए, ये नहीं आए, तो टोटल शुड नॉट बी 8 और 10, ठीक है ना। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब 8 और 10 ना आए, तो दैट मीन्स इसके अलावा बाकी सारे टोटल चलते उसको। टोटल अगर 4 आ गया तो भी चलेगा, टोटल 5 आ गया तो भी चलेगा, 6 आ गया तो भी चलेगा, 7 आ गया तो भी चलेगा, कोई भी टोटल आ गया तो चलेगा, बट 8 नहीं आना चाहिए टोटल और 10 नहीं आना चाहिए, ना 8 ना 10, और लिखा है मतलब ही प्लस होता है। तो सर सबसे पहले हम तो ये चेक करेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम नॉट 8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सम नॉट 10। डायरेक्टली भी आप लोग उसमें से कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप समझो, और क्योंकि और लिखा है इसीलिए प्लस। तो 8 ना आने की प्रोबेबिलिटी, 8 ना आने की, 8 नहीं आएगा, तो 8 कब कब आ सकता है पहले तो वो बताओ, तो मालूम पड़ जाएगा 8 कब नहीं आएगा, ये भी बोल सकते हैं आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम नॉट 8, तो इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं ना, 8 कब आएगा उसको माइनस कर दो, तो मेरा 8 नहीं आएगा, तो 8 नहीं आएगा तो 1 और 1 2 आता है, ये 2 हो गया, ये चलता, 1 2 1 3, ये भी चलता, 4 ये भी चलता, ये भी चलता, ये भी चलता, ये भी चलता, ये 6 हो गए, 6 तो चलते, ये भी चलता, 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 ये नहीं चलता, जो रॉन्ग वाले वो नहीं चलते। क्यों? क्योंकि अगर वो आ गया तो फिर 8 हो जाएगा टोटल, वो नहीं होना। ये भी चलता, ये भी चलता, ये भी चलता, ये भी चलता, ये नहीं चलता, ये भी चलता, ये चलता, ये चलता, ये चलता, ये नहीं चलता, ये चलता, ये चलता, ठीक है ना। 5 1 चलता, 5 2 चलता, 5 3 नहीं चलता, तो यहाँ पे 1 नहीं चलता, फिर 6 2 1 नहीं चलता, तो 1 2 3 4 5, तो 5 बाय 36, सैम्पल्स पे तो 36 रहेगा, तो 5 बाय 36 is the probability of not getting it. If you want you can calculate getting it, so but obviously बात है getting it में से not getting माइनस कर दो, सॉरी टोटल में से getting माइनस कर दो तो not getting आ जाएगा, तो 5 बाय 36, 10 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। 10 कब आ सकता है सर? 10 तभी आ सकता है जब 6 और 4 10 आए, या 5 और 5 10 हो, ठीक है ना, या 6 और 4 10 हो, तो मेरे हिसाब से 3 हो सकता है, मेरे हिसाब से 3 हो सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 2 हो सकता है, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 1 5 + 5 10, 4 6 10, और कोई हो सकता है कि 10 का 5 5, चेक करो पर एक बोलो। तो मेरे हिसाब से तो नॉट गेटिंग 10 के 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है ना, उसके अलावा मेरे को तो नहीं लगता और कोई ऑप्शन है। गेटिंग 10 नॉट गेटिंग 10, दो ही हो सकते हैं, तो 5 5 आएगा, तो 6 4 आएगा, 2 बाय 36, दोनों की टोटल आ गई 7 बाय 36, आ गया आपका आंसर। अरे सॉरी, मेरे हिसाब से तो 2 ही हो सकते हैं, 5 5 6 4। क्लियर? यहाँ पे थोड़ा दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है, इसलिए इस तरीके से करवा रहा हूँ ये, ठीक है ना।
आप लोग नाइदर वाला खुद करेंगे, ये होमवर्क करेंगे आप लोग सेम लाइन्स पे। नाइदर सम 7 आना चाहिए, नाइदर 11 आना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सम ग्रेटर देन 8। अब ग्रेटर देन 8 क्या है, देखो ग्रेटर देन 8 क्या आता है, नॉट गेटिंग अ सम ऑफ ग्रेटर देन 8, मतलब आपको ये बताना है कि जो सम है टोटल है वो 8 से ज़्यादा होगा। सर 8 से ज़्यादा होगा उसका टोटल, तो मतलब 8 से ज़्यादा कब हो सकता है सर टोटल? सर यहाँ तो कहीं नहीं हो सकता, यहाँ तो 8 ग्रेटर देन 8 बोला है, 8 नहीं बोला है उसने, ये नहीं बोला 8 और 8 से ज़्यादा, उसने 8 नहीं बोला, बोला ग्रेटर देन 8। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है सर? उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, यहाँ तो मेरे को 2 लाइन में तो नहीं लगता क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 2 और 2 8 ही होगा, ठीक है ना। तो फिर क्या ऑप्शन हो सकता है ग्रेटर देन 8 का? यहाँ पे एक ऑप्शन यानी ये और 9 आ जाए तो हो सकता, या ये हो सकता, या ये हो सकता 3, उसके बाद 5 और 3 5 और 9 यहाँ पे एक आ जाए, 5 और 9 5 5 9 10 और 5 6, ठीक है 3 6 3 6 4 6 5 6 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ऑप्शन हो सकते भाई, 10 ऑप्शन हो सकते हैं किसके, यहीं पे बता देता ना आपको ग्रेटर देन 8 के। तो 10/36, अरे बाबा क्या बोला है कि जो सम है वो ग्रेटर देन 8 हो, मतलब आपका जो सम है वो प्रोबेबिलिटी उसकी बताओ कि ग्रेटर देन 8 ही आएगा जो आपका सम है। तो ग्रेटर देन 8 मतलब तो 8 से ज़्यादा, तो 8 से ज़्यादा कब आएगा? या तो आपको 8 से ज़्यादा तब आएगा जब आप 3 और 6 आएगा तो 9 हो जाएगा, या तो आपका 4 और 5 होगा तो 9 होगा, या तो 4 और 6 होगा तो 10 होगा, या तो आपका 5 और 4 होगा तो 9 होगा, या तो 5 और 5 होगा तो होगा, या तो 5 और 6 होगा तो होगा, या तो आपका 6 और 3 होगा तो होगा, या तो 6 और 4 होगा तो होगा, 6 और 5 होगा, 6 और 6 होगा तो होगा। आई होप इट इज क्लियर। 6/10 गेटिंग अ सम ऑफ 3 ऑन वन डाई इफ सम इज 9, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है इजी। गेटिंग अ सम ऑफ 3 ऑन वन डाई, एक डाई पे आ रहा है आपको 3, गेटिंग अ सम ऑफ 3 ऑन वन डाई, एक डाई पे आ रहा है आपका 3, या तो पहले डाई पे या तो दूसरे डाई पे, ठीक है ना। इफ सम इज 9, मतलब ये बोल रहा है वो कि आपका जो टोटल है वो पहले वाले एक डाई पे कम से कम आपको 3 आना चाहिए। समझो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया 3 ऑन वन डाई एंड इफ सम इज 9, मतलब वो बोल रहा है कि आपका 2 डाई है, एक डाई ये एक डाई ये, या तो इस पे या तो इस पे, दोनों में से किसी एक पे, दोनों पे नहीं, दोनों में से किसी एक पे, दोनों पे नहीं बोला उसने, या तो इस पे 3 आएगा या तो इस पे 3 आएगा। बट ये तो इसको थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं मैं, लो, या तो इस पे 3 आएगा या तो इस पे 3 आएगा। जो टोटल है, बट टोटल एक चीज ध्यान रखेंगे कि 3 ऑन वन डाई इफ सम इज 9, बट जो सम है वो 9 ही होना चाहिए, 9 से ज्यादा या 9 से कम नहीं होना चाहिए। और एक दोनों में से एक डाई लिखा, ऐसा नहीं लिखा फर्स्ट डाई, ही इज नॉट सेइंग फर्स्ट, ही इज सेइंग 3 ऑन वन डाई। 3 ऑन वन डाई का मतलब हो गया एक डाई पे, ही इज सेइंग 3 ऑन फर्स्ट डाई, तो फिर सेकंड कंडीशन वैलिड ही नहीं रहती कि फर्स्ट डाई पे 3 आना चाहिए और टोटल 9 आना चाहिए, बट ही इज नॉट सेइंग फर्स्ट, ही इज सेइंग 1। सर कैसे पहचाने आपने? अरे बाबा इसमें एसटी लिखा है क्या? नहीं, तो फर्स्ट नहीं है 1 लिखा है उसका मतलब, तो इसका मतलब दोनों में से किसी एक डाई पे 3 आना चाहिए, टोटल जो है वो 9 होना चाहिए। तो 3 और ब्लैंक और 3 यही हो सकता है। तो ये कब हो सकता है? जब 3 के साथ यहाँ पे 6 आए, जब यहाँ पे 6 आए, इसके अलावा आप पूरा ऑप्शन तराश के देख लो, हो ही नहीं सकता, ये 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो कितनी बार हो सकता है? 2 बार हो सकते हैं, कितने में से? 36 में से। तो प्रोबेबिलिटी इज क्या? 2/36। प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? 2/36। क्लियर? अरे बोलो यस और नो। क्लियर? समझा नहीं समझा? चलो आगे बढ़ते। प्रोबेबिलिटी में ऐसे ही चलते रहेगा लंबा लंबा, मालूम ही नहीं पड़ेगा टाइम कब कितना हो रहा है, ठीक है ना। टाइम को देख ही नहीं सकते तुम प्रोबेबिलिटी में। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शेपल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। यानी हमने पहले कॉइन का सीखे, फिर हमने कंटू का सीखे सिंगल, फिर हमने 2 कंटू का सीख लिए, अब हम कार्ड पे आ रहे हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शेपल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड पीस रहे, पत्ते पीट रहे हम, कार्ड पीस रहे,
ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, पत्ते पीटना मतलब कार्ड, ठीक है। तो एक कार्ड, एक जो पत्ते होते हैं उसके अंदर पीसेस कितने रहते हैं, पहले ये आपको पता है क्या, इसके बारे में मैंने दिया है कि बना के पत्ते 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 पत्ते, यस। टोटल जो बेटा होता है ना वो 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 52। 52 पत्तों में से 4 टुकड़े होते हैं। अंग्रेजी के नाम आपको पता होने चाहिए, बहुत लोगों को पत्ते नहीं आते हैं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं पहले पत्ते के बारे में बताऊं फिर आपको बाकी बात की बात करूं। तो पत्ते होते हैं टोटल 52 कार्ड्स, यानी एक किट में होते हैं 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स के में जो होता है बेसिकली डिवाइडेशन वो होता है 13 कार्ड्स ईच। ये क्या 13 कार्ड्स बताता हूँ। जो पहले 13 कार्ड्स होती हैं, इसको थोड़ा सा मैंने इसको नीचे लेना था, 1 मिनट। बावन पत्तों के अंदर होते टोटल 2 हिस्से, पहले तो रेड कार्ड, 26 ब्लैक कार्ड। ठीक है, तो 52 पत्ते में से 26 रेड 26 ब्लैक। अब 26 के भी 2 डिवाइडेशन, 13 अलग कार्ड 13 अलग, और 26 ब्लैक और 26 के भी अलग, मतलब 4 हो गए टोटल। यानी क्या हो गया, 26 रेड 26 ब्लैक हो गए। 26 जो रेड है उसके अंदर से भी 13 का बाइफर्केशन है। अब रेड में 2 तरीके रहते हैं, एक रहता है रेड का हार्ट, एक रहता है रेड का डायमंड। अब याद रखने का तरीका भी बता दूंगा। तो 13 कार्ड्स हो गए रेड के हार्ट वाले, मतलब अगर हार्ट वाले कार्ड है तो वो रेड के ही होंगे, डायमंड वाले हैं तो वो भी रेड के ही होंगे। तो 26 टोटल रेड कार्ड रहते, 26 ब्लैक रहते। तो 26 जो ब्लैक कार्ड है या 26 जो रेड कार्ड है वो रेड में से 13 का पत्ते रहेंगे हार्ट के, 13 पत्ते रहेंगे डायमंड के, ठीक है ना। 26 ब्लैक में से 13 पत्ते, जो अब ये 2 अलग नाम होते हैं उसके, ठीक है ना, वो 2 अलग नाम है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, स्पेड और क्लब। तो बेसिकली क्या हो गया कि जो ब्लैक पत्ते रहेंगे वो या तो 13 स्पेड के रहेंगे और 13 क्लब के रहेंगे। भाई यही नाम याद रखना है, वो चिड़ी ये वो याद नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो अगर हिंदी वाले पत्ते भी समझते होंगे, हिंदी वाले समझते होंगे तो कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश के नाम याद होने चाहिए। क्लियर, इस तरीके से पत्ते का बाइफर्केशन है। अब इसके अंदर और इसको अगर मैं बाइफर्केट करूं, इसको मैं और बाइफर्केट करूं, तो इसके अंदर टोटल इसका बाइफर्केशन होता है, जो 13 कार्ड्स होते हैं वो हर 13 कार्ड्स में 4 कार्ड्स होते हैं, 4 होते हैं फेस कार्ड्स और 9 होते हैं नंबर कार्ड्स। सर ये क्या बाइफर्केशन हो गया भाई, 13 कार्ड्स हो गए हार्ट के। अब हार्ट के जो 13 कार्ड्स रहेंगे ना उसके अंदर 4 रहेंगे फेस कार्ड। फेस कार्ड बोले तो क्या क्या, फेस कार्ड बोले तो एक रहता है 1 एस, 1 किंग, 1 क्वीन और एक रहता है जैक, गुल्लू जिसको आप बोलते हो ना, जे, दैट इज कॉल्ड एज जैक, ठीक है। तो ये 4 फेस कार्ड्स हो गए। 4 फेस कार्ड्स में एक पत्ता हो गया इक्का, एस मतलब इक्का, एक हो गया इक्का, एक हो गया राजा, एक हो गया क्वीन, एक हो गया जैक। ये जे ए के ई है शायद, ठीक है। और ये हो गए 9 नंबर कार्ड। अब 9 नंबर कार्ड बोले तो क्या, आज घर जाके पत्ते देखना भाई, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं जमेंगे वाले, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर प्रॉब्लम ये समझ गया तो फिर तभी प्रॉब्लम जम पाएंगे, तो कहीं से प्रॉब्लम नहीं जमने वाले पत्ते वाले, ठीक है। अब 9 जो नंबर कार्ड्स है, 9 नंबर कार्ड्स मतलब क्या होता है, 9 नंबर कार्ड जो है वो लिख देता हूं आपको,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 चालू होते हैं 2 से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक नंबर का कार्ड नहीं होता, एक मतलब इक्का होता है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 13 पत्ते का डिवाइडेशन है वो कुछ इस तरीके से, 4 हो गए फेस कार्ड्स, 4 फेस कार्ड्स मतलब एक इक्का, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, ठीक है ना। 9 हो गए नंबर कार्ड, 9 नंबर कार्ड का मतलब हो गया उसमें से एक दुक्की होंगी, एक तिक्की होंगी, एक चौकी होंगी, एक पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नौवीं, दसी, ठीक है ना। इस तरीके के उसमें क्या होंगे, पत्ते होंगे। क्लियर सर? ये जैसे ये 13 कार्ड हार्ट के हो गए, ये हार्ट के पत्ते हो गए, सेम डायमंड के, सेम इसके, सेम इसके, बस फर्क ये रहेगा कि अब जब 13 कार्ड जब डिवाइड होंगे तो अगेन 4 फेस कार्ड, 9 नंबर कार्ड, तो जो 4 फेस कार्ड रहेंगे उसमें एक किंग रहेगा, एक क्वीन रहेंगी, एक एस इक्का रहेगा, एक क्वीन किंग रहेगा, एक क्वीन रहेंगी, एक एस रहेगा, सबसे बड़ा इक्का रहता है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब वो रहेंगे वो डायमंड के रहेंगे, वो जो रहेंगे वो स्पेड के रहेंगे, वो क्लब के रहेंगे, बाकी पत्ते वही रहेंगे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक इक्का हो गया हार्ट का, एक इक्का हो गया डायमंड का, एक इक्का हो गया स्पेड का, एक इक्का हो गया क्लब का, तो टोटल 4 इक्के हो गए। एक किंग का हो गया, एक किंग हार्ट का हो गया, एक डायमंड का हो गया, स्पेड का हो गया, क्लब का हो गया, 4 किंग हो गए। एक स्पेड सॉरी, एक क्वीन हार्ट की हो गई, एक डायमंड की हो गई, एक स्पेड की हो गई, एक क्लब हो गई, 4 क्वीन हो गए। एक जैक हार्ट का हो गया, एक जैक डायमंड का हो गया, एक जैक स्पेड का हो गया, एक जैक क्लब का हो गया, 4 जैक हो गए। क्या हम इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं? यस। तो देयर आर टोटल 52 पत्तों में 4 किंग, 4 एस, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक। अब नंबर कार्ड में भी 2 एक होगा किसका, हार्ट का, एक 2 होगा डायमंड का, एक होगा स्पेड का, एक होगा क्लब का, सेम 3 4 इस तरीके से। क्लियर? तो ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप बहुत इजीली क्या कर पाओगे, क्वेश्चन पत्ते वाले सॉल्व कर पाओगे। और ये अगर नहीं समझ में आया होगा भाई, तो फिर अगर आप तुम सोचोगे सर आप पत्ते वाले हो जाए हमारे से, तो भाई कोई ना मैं भगवान हूँ ना कुछ, ये समझना जरूरी है। और ये थोड़ा सा उन लोगों को तो बहुत आसान लग गया होगा जो लोग पत्ते खेलते हैं, इनको पता है, और उन लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत होगी जिनको कुछ भी नहीं पता है। तो भाई ये समझ लिया, अब इसको एक पत्ते लेके बैठना, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे सब लिख के दिया, नहीं तो फिर पूरा रट्टा लगा लो, ठीक है ना, ये पूरा टोटल रट्टा लगा लो, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर? या तो पत्ते समझ गए होंगे तो ठीक, नहीं तो रट्टे लगाने पड़ेंगे, क्या क्या रहता क्या क्या नहीं रहता, और इंग्लिश के नाम याद होने चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। एक कार्ड हम निकाल रहे हैं फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड, तो मेरे सैंपल स्पेस क्या होगी? अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, दिस इज माय एक्सपेरिमेंट। अ कार्ड मतलब हम एक कार्ड निकाल रहे हैं, एक कार्ड हम निकाल रहे हैं कितने में से? वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, तो टोटल कितने नंबर ऑफ कार्ड्स है? 52। तो वो 52 कार्ड्स के अंदर से हम एक पत्ता निकाल रहे हैं, तो क्या क्या पॉसिबल, क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं सर? या तो एक आ जाएगा, या सॉरी इक्का आ जाएगा सर, या तो ये आ जाएगा सर, वो या तो ये सर, ये मतलब ऐसे सर 52 में से कोई भी पत्ता आ सकता है, 52 पत्ते रहते ना, तो 52 में से कोई भी पत्ता आ सकता है, या तो इक्का हार्ट का आ जाएगा, या तो इक्का डायमंड का आ जाएगा, या तो इक्का स्पेड का आ जाएगा, या तो क्लब का आ जाएगा, या तो किंग आ जाएगा, क्वीन आ जाएंगी, या तो इस तरीके से। अच्छा, इसको याद रखने का एक छोटा सा तरीका मैं बताना भूल गया, इसमें आप कम से कम ये तो याद रख सकते हैं कि हार्ट डायमंड वाले क्या रहते हैं, ये क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, रेड का क्या रहता है, ब्लैक का क्या रहता है, तो कम से कम मैं रेड का बता देता हूँ। रेड हार्ट रेड रहता, इसलिए हार्ट रेड हो गया, जिसको हार्ट देते उसी को डायमंड देते, अब वापस रेड हार्ट रहता, इसीलिए हार्ट वाला रेड में आ गया, यही लॉजिक हो सकता है, और क्या होगा, जिसको हम हार्ट देते उसी को हम डायमंड देते, तो इसीलिए वो हार्ट और डायमंड दोनों रेड के हो गए, और बचे हुए दो काय के हो गए, ब्लैक के हो गए। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए मैंने इसकी टेक्निक बना के रखी है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं अभी, आओ मेरे साथ। सर ऐसे अगर क्वेश्चन नंबर ऑफ देखोगे तो बहुत क्वेश्चन हो गए वैसे आज अपने, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन में मत जाओ, 4 और इधर वाले कितने 2 4 6 7 11 क्वेश्चन ऐसे ही हो गए अभी, और अलग, क्योंकि अब एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस करना जरूरी है यार। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, दैट मीन्स इट इज क्लियर कि क्वेश्चन नंबर 3 की जो सैंपल स्पेस हो गई वो 52 हो गई। सर 52 क्यों हो गई? सर 52 इसलिए हो गई क्योंकि सर कुछ भी आ सकता है उसमें से, तो सैंपल स्पेस इज 52, ठीक है, क्यों? क्योंकि 52 कार्ड से 52 कार्ड में से कोई भी कार्ड आ सकता है,
और क्वेश्चन नंबर ए क्या है उसके अंदर? क्वेश्चन नंबर ए है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ, हम एक ही कार्ड निकाल रहे हैं इसलिए अ लिखा है, अ किंग। भाई क्या प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग? तो सर सबसे पहले तो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नाम के लिए हम ए लिख देते हैं इसको। अपॉन सैंपल स्पेस, सो सैंपल स्पेस इज 52। सर क्या पूछ रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, बोले 52 पत्ते में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि किंग ही आए? सर 52 पत्ते में से किंग ही है, इसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या हो सकती है सर? या तो सर हार्ट वाला किंग आ सकता है, क्योंकि किंग टोटल सर 4 रहते, तो या तो हार्ट वाला आ सकता है, या तो सर डायमंड वाला, या तो स्पेड वाला, या तो क्लब वाला। तो 4 किंग है तो सर 4 ही रह सकती है ना। तो सर 4/52 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। अरे यस और नो? हाँ, अरे 4 ही किंग रहते ना, उसने ये कुछ स्पेसिफिक किंग के बारे में पूछा क्या? नहीं, 4 किंग रहते, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इज 4/52। अरे हो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया ए वाला, बी वाला ले लो। प्रोबेबिलिटी, इतना इजी है सर? हाँ इतना इजी है, ऑफ गेटिंग अ स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, सैंपल स्पेस कितना है? 52, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। मेरे को बताओ स्पेड, बोले तुम पत्ता जब निकालोगे 52 पत्तों में से एक पत्ता जब तुम निकालोगे तो वो स्पेड ही होगा, 52 में से वो स्पेड ही होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? मैं बोला स्पेड कितने रहते हैं? बोले सर 13। तो सर 13 स्पेड रहते हैं, तो हम ऐसा बोल दे क्या? 13/52। 13/52 को हम सिंप्लीफाई करें तो 1/4 आ जाता है। अरे स्पेड 13 रहते ना, तो 1/4 इज द आंसर। क्लियर? 1/4 इज द आंसर। समझा नहीं समझा? बचे हुए आप कर लेंगे, आंसर मैं दे दूंगा, है चिल्लर। नेक्स्ट पूछता है, अच्छा ये सी था शायद स्पेड वाला, बी वाला आप कर लेना। क्या बोलता है बी वाले में? रेड किंग, बोले रेड वाला ही किंग आना चाहिए। अब मेरे को बताओ रेड वाला ही किंग आना चाहिए, तो रेड वाला किंग आने के चांसेस क्या है? सर रेड किंग जो है सर एक ही है सर रेड किंग, तो सर वही रेड पत्ते कितने हैं? सर रेड पत्ते 26 है, तो 26 या 2, ठीक है ना। रेड किंग, सॉरी रेड 2 पत्ते हो सकते हैं, एक रेड हो गया तुम्हारा हार्ट का, एक रेड हो गया तुम्हारा डायमंड का, तो 2/52 सिंप्लीफाई कर लेना। एस ऑफ क्लब, तो क्लब कितने? 13, क्लब कितने हैं? 13, उसमें से इक्का ही आना चाहिए। बोले सर इक्का आना चाहिए, मतलब सर एक ही इक्का रहता है सर, तो सर 1/52। क्लियर? यस सर नो? और नीचे वाले भी करेंगे उसी लाइन्स पे, जितने जमते हैं वहां तक आपको ही करने हैं, ठीक है ना। जितने जमते हैं उतने आपको ही करने हैं। उसके बाद जो भी मेरे को लगता है डाउट्स वाले जहाँ हो सकते हैं वो वाले क्वेश्चंस मैं लूँगा नीचे के, ठीक है ना। और फिर हम परम्यूटेशन वाला कॉम्बिनेशन वाली टेक्निक भी कल पढ़ेंगे और फिर उसके आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो समझा या नहीं समझा यहाँ तक? तो गाइस प्रोबेबिलिटी इज वेरी इजी, इट जस्ट कि आप कितना खुद से कर रहे हो उतना फायदा है। टेक्निक तो बताना मेरा काम है, बट आप खुद से कितने कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, गलती होंगी, वो गलती ही आपको सिखाएंगी। इफ अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं गलती हो रही है, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होने वाला। मैं आपको टेक्निक इजी से इजीएस्ट टेक्निक आपको मैं समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, ठीक है ना। अगर आप ये सोचोगे कि सर आप पूरे कर, तो मेरे लिए तो मतलब बहुत चिल्लर काम है मेरे लिए तो प्रोबेबिलिटी पढ़ाना। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करते चलूँ ना फटाफट फटाफट, तो मेरे लिए प्रोबेबिलिटी पढ़ाना तो बहुत ईजी है, बट मैं ऐसा करता नहीं हूँ। थोड़ा कंफ्यूजन करना, थोड़ा डाउट्स लाना, थोड़ी दिक्कत देना आप लोगों को, तभी अगर आप प्रोबेबिलिटी उस लाइन्स पे पढ़ोगे तभी आपको क्या होगा, समझ में आएगा। अदरवाइज आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आने वाला नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ ट्राई करिए, ईजी है बहुत तरीका, ईजी तरीके जो आपको मैंने बताया उससे आप ट्राई कीजिए, यू विल परफेक्ट, मतलब आप 100% क्या कर लोगे,
प्रोबेबिलिटी समझ जाओगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना नीचे। ठीक है, बाय गाइस।